एंगुलर नोड का मतलब है विच इज डायरेक्टेड इन एनी वन डायरेक्शन, जिस जो किसी एक डायरेक्शन में, उसे क्या कहेंगे, एंगुलर नोड कहेंगे। ठीक है कि नहीं? अच्छा, अब जरा देखो कि अगले पेज पे आ जाओ 57 पे। तो 57 में इन्होंने कहा है कि n प्लस रूल से आप किसी की एनर्जी भी निकाल सकते हो। सो फाइंडिंग एनर्जी बाय n प्लस एल रूल, फाइंडिंग एनर्जी बाय n प्लस एल रूल। जैसे इन्होंने आपसे पूछा है कि E2s ऑफ हाइड्रोजन एटम की एनर्जी ज़्यादा होगी कि 2s की एनर्जी लिथियम में ज़्यादा होगी कि एनर्जी 2s की सोडियम में ज़्यादा होगी कि एनर्जी 2s की पोटेशियम में ज़्यादा होगी, ऐसा पूछा गया है। सो यहाँ आप देखिए कि इन्होंने कहा एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल इन सम ऑफ that is lastly it may be mentioned that energy of orbital in the same subshell decreases with increase in z effective. For example, energy of 2s orbital of hydrogen atom is greater. So hydrogen atom की greater क्यों रहेगी? क्योंकि उसके सेंटर में इतने प्रोटॉन ही नहीं है, तो इसकी एनर्जी ग्रेटर है। ये लोअर एनर्जी स्टेट में नहीं है, क्योंकि जब मान लीजिए इसके पास एक प्रोटॉन था और पोटेशियम के पास 19 प्रोटॉन थे, तो एक इलेक्ट्रॉन अगर आया, एक इलेक्ट्रॉन, और वो यहाँ पे 2s ऑर्बिटल में आया और इसमें 2s ऑर्बिटल में आया, तो बताओ किस में ज़्यादा लूज करेगा एनर्जी? पोटेशियम के केस में ज़्यादा लूज करेगा कि हाइड्रोजन के केस में? बताओ। ये तो 0 जूल एनर्जी है ना इन्फिनिटी पे, बोलो। तो किसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन ज्यादा लगेगा? तो यहाँ पे अगर ये आएगा तो हो सकता है -20 जूल, सेकंड शेल की बात की जा रही है 2s की, लेकिन यहाँ सेकंड शेल तक मान लो पहुंचेगा तो -5 ही जूल रिलीज करेगा, क्योंकि अट्रैक्शन कम है ना, एक ही प्रोटॉन का अट्रैक्शन है, यहाँ कितने का है? तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि एज द एटॉमिक नंबर इंक्रीजेस देन द एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल्स ऑफ सेम सबसेल डिक्रीजेस। तो किसकी सबसे कम होगी बताओ इन चारों में से? सबसे कम पोटेशियम की होगी कि नहीं, क्योंकि -20 जूल है, बोलो। और फिर सोडियम में तो इलेक्ट्रॉन 11 प्रोटॉनों ने खींचा, इसमें 19 ने खींचा, इसमें 3 ने खींचा, तो सबसे ज्यादा किस में होगी? हाइड्रोजन। सो ये बिल्कुल ये लाइन इसमें लिखी हुई है आपकी बुक में कि एज if the z increases, so energy in the same cell decreases with increase in atomic number. So as एटॉमिक नंबर अलग चीज़ है, उसे z इफेक्टिव इन्होंने लिखा है, एटॉमिक नंबर z इफेक्टिव नहीं होता है, वो तो नेट चार्ज होता है। तो आप ये लिखे एज एटॉमिक नंबर, जिसे सिर्फ z कहेंगे, इंक्रीजेज एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल डिक्रीजेस। तो हमने देख लिया कि इन सब में किस तरीके से है। नाउ अब जरा देखो, नाउ वी विल कम एट आवर लास्ट पेज, कम टू पेज नंबर 60, दैट इज स्टेबिलिटी ऑफ कंपैरेटिवली कंप्लीटली फिल्ड हाफ सेल। उसके पहले भी मैं कुछ चीज़ें आपको बताऊंगा। मान लीजिए कि जैसे आपको सोडियम का लिखना है कन्फिग्रेशन, तो आपको मालूम है कि सोडियम का लिखने के लिए यहाँ पर एक और भी चीज़ चलती है, हीनियर कर जेरान, ही नी, और फिर सोडियम के आगे और फिर ये कर
और जे रॉन, और यहाँ किस हिसाब से चलती है, जैसे ली, ना, के, रब और सी एस और फर। यानी आप ये समझ लीजिए कि ये लिथियम वाली लाइन है, तो हीलियम के बाद कौन आता है बताओ? लिथियम आ गया। तो लिथियम का पूरा लिखने की जरूरत नहीं है, इसको हीलियम इतना लिख दो तो 2 की अकाउंटिंग हो गई, नोबेल गैस लिख दो, बाकी उसके बाद 2s1। क्योंकि हीलियम का क्या होता है, क्या हीलियम का 2s1 होता है, 2s2 होता है क्या, कि 1s2? बताओ। तो 1s2 ये काउंट हो गया। बताओ सोडियम का कैसे लिखोगी? उसका नियरेस्ट नोबेल गैस लिख दो, बाकी अलग से लिख दो। क्या लिख दें बताओ? नियॉन, नियॉन में 10 का हिसाब हो गया, बताइए। हाँ, तो फिर अब इसके बाद क्या लिखें? 3s1 10 के बाद। क्यों? क्योंकि इसके ऊपर हाइड्रोजन है, तो फर्स्ट पीरियड, सेकंड पीरियड और थर्ड पीरियड, तो थर्ड पीरियड में किस किस ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन जाएगा? 3s में ही तो जाएगा। ये भी तो देखो, कल पोटेशियम का नहीं दिखाया था आपको, तो बताती जाओ फिर, तभी तो हमें पता चलेगा कि समझ में आ रहा है। बताओ पोटेशियम का। 3p बताओगी? फोर्थ बताया है, जबकि फिर फोर्थ पीरियड में क्यों है ये? आर्गन तक का तो यही हो जाता है, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p तक तो यही हो गया है आर्गन में ही। अब यहाँ क्या आएगा? यानी कि अगर पोटेशियम का लिखने जाएं तो 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, ये तो ऐसे ही हमारा कॉन्फ़िगरेशन हो गया आर्गन का। अब फिर 4s1 नहीं बोलोगी? बताओ। वैसे भी यहाँ 2s1 है, यहाँ 3s1 है, तो यहाँ आप क्या बोलना चाहिए था आपको? जैसे ही नई ऑर्बिटल में, नए शेल में इलेक्ट्रॉन प्रवेश करता है, उसका नया पीरियड शुरू हो जाता है। और जबकि हाइड्रोजन का तो सिर्फ 1s1 लिखा जा सकता है, 1s1, 2s1, 3s1, 4s1। अब रूबीडियम का बताओ पूरा बताओ। क्रिप्टॉन। सीजियम का बताओ। 6s1। फ्रांशियम का बताओ। रेडॉन। रेडॉन गैस होती कि नहीं? अच्छा, अब इसके बाद आता है बेमग का सर 12। बेमग का सर 12, इनके भी सबके बताओ। इसमें एक एक इलेक्ट्रॉन और ज़्यादा होगा, 3 है तो यहाँ 4, यहाँ 11 है तो यहाँ 12, यहाँ 19 है तो यहाँ 20, यहाँ 37 है तो यहाँ 38, यहाँ 55 है तो 56, 87 है तो 88। अब बताइए। हाँ ये ठीक बताया। आगे? आर्गन ना? हाँ।
6s2 और ये 7s2। तो इस तरीके से चलेगा इनका कन्फिग्रेशन। अब हम आगे देखें। नाउ स्टेबिलिटी ऑफ पेज नंबर 60 की ऐसे ही आप क्लोरीन का भी लिख सकती हो। मान लो क्लोरीन का दिखाया गया, तो क्लोरीन में उसका जो पिछले वाला है वो लो, नियॉन से हिसाब होगा, 10 तक का हिसाब हो गया। अब फिर इसके बाद 3s2 3p5 ऐसे। फ्लोरीन में लोगी तो हीलियम से हिसाब होगा, फिर 2s2 2p5 ऐसे होगा। समझ में आ गई बात? अब जरा देखो स्टेबिलिटी ऑफ completely filled and half filled orbitals। यानी अगर हम यहाँ पर देखें तो क्रोमियम की बात करो 24 होता है, तो क्रोमियम की जरा बात करें, क्या चीज़ होगा क्रोमियम का? 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 और क्या 4s। अभी कितने हो गए देख लो, यहाँ तक 10 हो गए और 10 8 18 हो गए, 18 हो गए। तो क्या मैं अब 4s2 लिख दूं और फिर 3d में भर दूं, तो 3d में 4 भर दूं, ये ठीक रहेगा? 18 + 2 20 हो गया और 20 और 4 24 हो गया कि नहीं? अच्छा, होता क्या है कि जैसे कोई भी ऑर्बिटल है, p की ले लो, तो p में 3 ऑर्बिटल है। अगर मान लीजिए कि ये 3 ऑर्बिटल है, तो इनमें ये जो इलेक्ट्रॉन हैं ये आपस में एक दूसरे की जगह बदल लेते हैं, एक्सचेंज कर लेते हैं। जैसे यहाँ घूम रहा है, ये घूम रहा है, घूम रहा है, ये इसमें घूम रहा है, ये इसमें घूम रहा है, खट से घर बदल लिया, ये इसमें चला आया, ये इसमें, आपस में अदलते बदलते रहते हैं घर। इसको कहते हैं एक्सचेंजेस। ये इसमें चला गया, ये इसमें चला गया। मान लो पी में 3 हाउसेज हैं, तो बताओ एक्सचेंज करेंगे, आएंगे इधर जाएंगे, तो क्या उससे एनर्जी रेडिएट होगी? मैक्सवेल के हिसाब से एक्सीलरेट कर गए ना, एक से दूसरे में चले गए। बोलो, तो ये इसमें चला जा सकता है, ये इसमें चला जा सकता है, ये इसमें। तो कितने एक्सचेंज पॉसिबल है? 3 एक्सचेंज पॉसिबल है कि नहीं? बोलिए। इन पी सब शेल। ऐसे ही अगर दो भी हैं तो भी एक्सचेंज कर सकते हैं, डबल है तो सिंगल है तो भी एक्सचेंज कर सकते हैं, और डबल है तो भी एक्सचेंज कर सकते हैं। मान लीजिए कि अगर एक p ऑर्बिटल है और एक p ऑर्बिटल ये है और एक p ऑर्बिटल ये है, और इसमें इलेक्ट्रॉन है और इसमें नहीं है, ये वैकेंट है, तो इससे नहीं एक्सचेंज करेगा, गरीब से नहीं एक्सचेंज करेगा, फिर ये आपस में एक दूसरे से एक्सचेंज करेंगे। अगर मान लीजिए ये और ये, इन तीनों में एक एक इलेक्ट्रॉन है, तो 3 एक्सचेंजेस हैं। इन तीनों में दो हैं, तब भी एक्सचेंज होंगे। अब अभी भी एक्सचेंज होगा। अपने लेवल पर करते हैं, एक लेवल के लोगों में रोटी चीनी का लेन देन होता है, भाई चाय की पत्ती दे दो, चीनी दे दो। लेकिन मान लीजिए ऐसी स्थिति होगी कि इसमें एक एक इलेक्ट्रॉन हो और इसमें ना हो, तो सिर्फ एक 1 एक्सचेंज होगा। कितना होगा? 1 एक्सचेंज। और ऐसे ही अगर मान लीजिए इनमें फ्लोरीन जैसा केस, इसमें दो हो और इसमें एक हो, तो इसको चुपचाप पड़े रहने देंगे, इससे कोई बात नहीं करेगा, आपस में एक्सचेंज करेंगे। भाई दो अकेले से थोड़ी ना कर लेगा, तो इसमें एक एक्सचेंज है। समझ में आई बात कि नहीं? इज इफ ऑल ऑर्बिटल्स within a subshells have same number of electron, then they exchange their position. If all orbitals
विद इन ए सबशेल, किसी एक सबशेल की सारी ऑर्बिटल विद इन अ सबशेल हैव सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, मतलब है आइदर सिंगली फिल्ड और ऑल पेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो आइदर सभी सिंगली फिल्ड हों, सिंगली फिल्ड, या फिर सभी में क्या हो, और ऑल पेयर्ड हूं, तो उनमें एक्सचेंज होगा। देन दे एक्सचेंज देयर पोजीशन, so due to these exchanges their energy level further decreases, उनकी एनर्जी लेवल कम हो जाती है, and it enhances stability. Due to these exchanges their energy level further decreases and this, इससे क्या होता है, increases their stability. अच्छा डी में देखो क्या होगा, डी में ये मान लीजिए डी ऑर्बिटल है और ये एस ऑर्बिटल है। अभी हमने क्रोमियम का बताया कि नहीं, 4s में 2 है और 3d में कितने हैं बताओ, 4, ऊपर देख लो, 4s में कितना बताया, पहले 4s में जाएगा ना, बाद में 3d, n प्लस एल रूल, बताइए, हाँ नहीं तो बोला करो। 4s में 2 जाएगा, फिर 3d में जाएगा, यही है कि नहीं कन्फिग्रेशन। 3d में तो नहीं जाएगा ना, पहले अफबाउ प्रिंसिपल के हिसाब से हमने बनवाया था आपको। तो अब जरा देखो कि यहाँ पर 4s है, 4s में 2 क्रोमियम का दिखा रहा हूँ, ये सी आ रहा है लास्ट वाली, और इनमें 4, अच्छा 4 हैं, तो इनमें क्या होगा, ये इससे एक्सचेंज करेगा, ये इससे एक्सचेंज करेगा और ये इससे एक्सचेंज करेगा, इससे कोई नहीं करेगा। फिर इनमें भी एक्सचेंजेस होंगे, ये और ये भी एक्सचेंज हो गए, और फिर इसका इसके साथ भी एक्सचेंज हो गया। तो कितने एक्सचेंज हुए बताओ, सिक्स एक्सचेंज हो गए। अगर मान लो अगर यहाँ पर पूरे 5 होते, पांचों में एक एक इलेक्ट्रॉन होते, तब क्या होता, क्या कितने एक्सचेंज हो जाते हैं, 5 होते, तो इट इज 1 1 1 1 1, तो इससे एक्सचेंज, इससे एक्सचेंज, इससे एक्सचेंज, इससे एक्सचेंज, फिर इसका इससे एक्सचेंज, इससे एक्सचेंज और इससे एक्सचेंज। दूसरे वाले का हो गया। तीसरे वाले का देखो, तीसरे वाले का इससे एक्सचेंज और इससे एक्सचेंज, और फिर इस चौथे वाले का आपस में एक्सचेंज। कितने एक्सचेंजेस हो गए, तो यहाँ पर हम देख रहे हैं बहुत सारे कितने हुए, हाँ 10 एक्सचेंज हो गए। तो 10 एक्सचेंज में ज़्यादा एनर्जी रिलीज होगी कि 6 एक्सचेंज, सो इट विल release more energy due to more number of exchanges, क्योंकि ज़्यादा exchanges हैं, more exchanges। so अब ये जो भी एनर्जी रिलीज होगी वो इससे कहेगा कि एक इलेक्ट्रॉन से कि तुम ऊपर वाली ऑर्बिट में आ जाओ, क्योंकि 4s की लेवल नीचे है और 3d ऊपर है कि नहीं, तो ये इलेक्ट्रॉन अगर यहाँ आएगा तो एक्स्ट्रा एनर्जी चाहिए कि नहीं ऊपर आने के लिए, ऐसे तो ऊपर नहीं चला जाएगा, लोअर लेवल में है। सो द एनर्जी विल बी प्रोवाइडेड फॉर transition of electron at higher orbital will be compensated
बाय द रिलीज इन एनर्जी इन मोर नंबर ऑफ एक्सचेंजेस। जैसे 4 एक्सचेंज बढ़ गए तो उनसे जो एनर्जी रिलीज होगी वही एनर्जी क्या करेगी बताओ, उसी एनर्जी से ये ऊपर चला जाएगा। आप कहेंगे ये काम तो पहले हो रहा है वो बाद में हो रहा है, तो कैसे दे देगा? थोड़ी बहुत एनर्जी एटमॉस्फेयर दे ही देता है सराउंडिंग, लेकिन इस कार्यक्रम को जारी रखने के लिए हर क्रोमियम में ये हो, तो जैसे ही थोड़ी सी एनर्जी से एक में ये काम होगा, एनर्जी रिलीज होने लग जाएगी, उसी एनर्जी से फिर दूसरे सभी में होने लगेगा। बोलो बात समझ में आ गई? भाई पहले आप कहेंगे पहले तो जा रहा है हायर ऑर्बिट में, और बाद में एक्सचेंजेस हो रहे हैं, एनर्जी बाद में रिलीज हो रही है, तो और मैं कह रहा हूँ कि वही एनर्जी इसको एक्साइट करने में यूज़ होगी, तो थोड़ी बहुत एनर्जी सराउंडिंग से मिल जाएगी, और एक दो एक्सचेंजेस जहाँ होंगे और एनर्जी जहाँ रिलीज होनी शुरू होगी तो उसी एनर्जी से बाकियों में भी हो जाएगा। समझ में आ गई बात? सो द एनर्जी रिलीज्ड the energy released in additional number of exchanges is utilized to transfer an unpair electron from 4s orbital and sending it to higher orbital, यानी 3D में भेजने में वहाँ यूज़ हो जाती है। फिर दूसरी और भी चीज़ है। पहली चीज़ क्या है कि अब आ जाओ 21 पेज पे, तो 21 पेज पे हमने ये देख लिया कि अब ये काम ऐसे हो जाएगा कि इसमें ये एक हो जाएगा और इसमें क्या हो जाएंगे, अब 5 हो जाएंगे, तो नंबर ऑफ एक्सचेंजेस बढ़ जाएंगे कि नहीं? क्या 1 इलेक्ट्रॉन इसका इसमें जंप कर गया है, 4s और ये 3D। साथ ही साथ पहली बात तो बताई है कि इट इज नाउ ऑल ऑर्बिटल्स आर सिमेट्रिक। अब सभी में एक एक इलेक्ट्रॉन हो गए हैं, तो पहला पॉइंट इसमें देखो, सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से क्या होगा, क्या सिमेट्री लीड्स टू स्टेबिलिटी। मान लो सभी घरों में एक एक लोग रह रहे हो, तो सब में आना जाना लेना देना होगा, तो क्या कहीं भी सिमेट्री होगी तो वो अच्छा रहेगा कि नहीं? तो दैट इज पहली बात क्या कही गई है कि सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन एज वी नो। पहले सिमेट्री नहीं थी, 4 में था, 1 में नहीं था, तो उसमें फिर क्या होता था, जो डी ऑर्बिटल हैं वो डिस्टॉर्टेड हो जाएंगी, खाली ऑर्बिटल की जगह सब लेना चाहेंगी, और सभी में बराबर बराबर हो तो सब अपनी अपनी पोजीशन पे रहेगी कि नहीं? नहीं तो सब फैलना चाहेंगे कि वो खाली है उसकी जगह ले लो। कोई एक मकान खाली हो तो सब उसकी ज़मीन ऑक्यूपाई करेंगे कि नहीं, और स्टेबिलिटी में डिस्टर्बेंस होगा। लेकिन अगर सभी में हो, सो एज वी नो दैट सिमेट्री leads stability, so half filled and completely filled जो ऑर्बिटल्स होंगी d orbitals are more stable, so half filled and completely filled d orbitals are more stable। कंप्लीटली फिल्ड का क्या मतलब है कि अगर अब आप क्रोमियम का बनाना चाहेंगे तो कभी भी क्रोमियम में आप ये नहीं लिखेंगी 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 है, अब 4s2 ना लिखना, 4s1 लिखना और 3d5। बोलो बात समझ में आई? इसका एक इसको दे देना, यही लिखना है आपको क्रोमियम का, बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। कॉपर का देखो, कॉपर में 29 होते हैं, तो 1s2 2s2 2p6 3s2, तो 3p6 और
4s2 और 3d9, बोलो ये लिखना पसंद करोगी कि नहीं? 29 है पूरे। बोलो ये चलेगा कि नहीं चलेगा आपके लिए? बताओ फिर क्या करना चाहिए मुझे? बताइए, क्या इसमें से एक इलेक्ट्रॉन इसमें एक्साइट कर देना चाहिए? तो 4s1 और 3d10 हो जाएगा और ये इसका कॉन्फ़िगरेशन ये हो जाएगा। तो अब इसमें सिमेट्री आ गई, तो सिमेट्री लीड्स स्टेबिलिटी। सो हाफ फिल्ड या फुली फिल्ड, ये कम्प्लीटली फिल्ड हो गया, ये नहीं चल पाया, ये चल गया। अब देखो, पहली बात तो ये समझ लिया आपने कि कौन सा स्ट्रक्चर स्टेबिलिटी होगा। दूसरी बात क्या कही जा रही है कि एक्सचेंज एनर्जी। सो एक्सचेंज एनर्जी का क्या इसमें रोल है? एक्सचेंज एनर्जी, more number of exchange, that means more release in energy. If there are more number of exchange between electrons of orbitals of same subshell, exchanges between electrons of orbitals of same subshell, then there is more release in energy. Hence, configuration with half filled and fully filled orbitals is facilitated. Hence, configuration, इसलिए उनको तवज्जो दी जाती है। configuration with half filled and completely filled orbital is facilitated. तो इसलिए भी एक्सचेंज एनर्जी की बात की गई है। सो इसके बाद इन्होंने कहा है कि रिलेटिवली, सो द रीजन ऑफ, फिर सबसे लास्ट में क्या लिखते हैं? द रीजन दैट हाफ फिल्ड, सबसे आखिरी लाइन, या फुली फिल्ड डी ऑर्बिटल्स, मोस्टली डी ऑर्बिटल्स के लिए कहा जा सकता है, सबशेल इज मोर स्टेबल, स्टेबल क्यों है? ड्यू टू रिलेटिवली स्मॉल शील्डिंग। अगर मान लो S से एक इलेक्ट्रॉन निकल गया तो फिर S की शील्डिंग से बच गया ना, इलेक्ट्रॉन बाहर वाले में चला गया, तो अंदर वाले अब कम शील्ड नहीं करेंगे, बोलो। सो दैट इज मोर स्टेबल ड्यू टू, किस वजह से? रिलेटिवली स्मॉल शील्डिंग, ड्यू टू relatively small shielding। और दूसरी बात क्या कही है कि एक तो स्मॉल शील्डिंग है, नेक्स्ट इज स्मॉल कूलम्बिक रिपल्सन। अब रिपल्सन भी कम हो जाएगा जब शील्डिंग नहीं रहेगी, बोलो। अंदर वाले रिपल्सन अब करेंगे, रिपल्सन। और तीसरी चीज क्या कही है? लार्जर एक्सचेंज एनर्जी। इन्हें यहाँ पर एक और बात करनी चाहिए थी कि सिमेट्री, बट सिमेट्री इन्होंने नहीं लिखा है, लिखना चाहिए था। और जो भी हो, अगले पेज पे आ जाओ, और अगले पेज पे
कॉपर का देखो कि क्या दिखा रहा है, और क्रोमियम का क्या वही जो हमने बताया वही दिखा रहा है। देखा ना आपने, और दोनों में स्टार भी लगा हुआ है, और ऐसे और भी आगे में स्टार लगा है, जहाँ जहाँ स्टार लगा है उन सभी में हाफ फील्ड ऑर्बिटल ज़्यादा स्टेबल है, इसीलिए स्टार लगाया गया है। ओके, अब आ जाइए एक्सरसाइज में। तो एक्सरसाइज के 2.23 क्वेश्चन में आइए। तो क्या कह रहा है, राइट द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ H माइनस। H माइनस का कन्फिग्रेशन बताओ। अरे एक और इलेक्ट्रॉन आ गया तो जीरो बोलोगी। कितना? हाँ, इलेक्ट्रॉन आया है ना उसके पास। और नाउ Na+ का बताओ। ठीक ठीक बताना, एक बार में बताया करो। ओके, O2- का बताइए। टू पी ठीक है, इतना ही होता है क्योंकि 8 तो होता ही है, 8 और 2 10 हो गया। नाउ F- का बताओ। अब इसी का बी पार्ट करो। कह रहा है व्हाट आर द एटॉमिक नंबर्स ऑफ एलिमेंट हुज आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स इतने हों। तो जिसके आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन 3s1 हो तो उसका एटॉमिक नंबर क्या होगा। सो इफ आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन इज इन 3s1 देन जो भी एलिमेंट होगा उसके लिए नियॉन लगेगा, क्योंकि नियॉन तक तो 2 हो जाता है, 2 ऑर्बिट, और फिर 3s1। ऐसा होगा कि नहीं? नियॉन में 10 होता है कि नहीं? सो इट्स एटॉमिक नंबर इज 11। अब आगे क्या कह रहा है, 2p3। तो 2p3 जिसका आउटर मोस्ट हो, सो x इज इक्वल्स टू, तो यहाँ पर अब हमें फिर से 2 पे p3 दिखाया है तो हीलियम लिख दो 1, और फिर 2s2 भी होगा और 2p3। s तो नहीं दिखा रहा है, लेकिन उसके पहले भी तो भरे जाएंगे। 2p3 तक जाने के लिए हमें शुरुआत के सारे लिखने पड़ेंगे, और नहीं तो ये वाला फार्मूला लगाओ, 1s 2s 3s 4s और 2s 2p 3s 3p 3d। तो कह रहा है 1s यहाँ तक, फिर ये, फिर इसके बाद ये चलेगा। तो अगर मुझे ये तो सारे कन्फिग्रेशन हो गए, तो 2p3 से पहले क्या आता है वो सारे लिख डालो और काउंट कर डालो, और 2p3 को भी काउंट कर डालो। तो पहले तो मैं इससे कर लूँगा। नाउ इट इज 2 + 2 और +3 कितना हो गया, दैट इज 2 2 4 और 3 7। सो इसलिए एटॉमिक नंबर क्या हुआ, इज 7। सो नाउ अगर 2p3 है तो ऐसा भी किया जा सकता है कि इट इज़ 1s2 2s2 और 2p3। सो इट है, जैसे वहाँ तक चली जाओ जहाँ तक वो बोल रहा है, तो भी तो पता चल जाएगा। बताओ।
और उसके लिए ये नियम इस्तेमाल करो, एटॉमिक नंबर इज 7। अब मान लीजिए क्या लिखा है 3p5, सो x इज इक्वल्स टू 3p5 आउटर मोस्ट। सो यहाँ लिख के ये 3p5 दे रहा है, तो सब कुछ लिख दो, 1s2 2s2 2p6 3s2 और 3p5। बोलो सही बात है, सारे लिखने पड़ेंगे। तो 10 और ये कितना हो जाएगा, एटॉमिक नंबर इज 17। इतनी बात समझ में आ गई? चलिए, नाउ एटॉमिक नंबर हुज आउट मोस्ट इलेक्ट्रॉन। अब इसका थर्ड देखिए, ठीक है। नाउ थर्ड पार्ट देखो, थर्ड पार्ट क्या कहता है, विच एटम्स आर इंडिकेटेड बाय फॉलोइंग कन्फिग्रेशन। तो विच एटम्स आर इंडिकेटेड बाय फॉलोइंग कन्फिग्रेशन, जैसे हीलियम दिखा रहा है और 2s1, ये क्या है? दिस इज लिथियम। ऐसे ही नियॉन दिखा रहा है, नियॉन, और नियॉन के बाद 3s2 और 3p3, ये क्या है? चेक करो, पोटेशियम बताओगी? फिर से देखो, हम तो कहते हैं फास्फोरस बता दो। अच्छा, आर्गन, और आर्गन के साथ 4s2 और 3d1, तब क्या बताओगी? बोलो। पता नहीं चल रहा है? हाँ, स्कैंडियम, स्कटी विक्रम न फेकोनी कूजन, स्कैंडियम 21 का होता है। नेक्स्ट देखिए 2.24 कह रहा है कि व्हाट इज द लोवेस्ट वैल्यू ऑफ n दैट अलाउज g ऑर्बिटल टू एग्जिस्ट। व्हाट इज द लोवेस्ट वैल्यू ऑफ n which allows g ऑर्बिटल, कि g ऑर्बिटल में भी इलेक्ट्रॉन हो। तो जरा इसको बनाते हैं। तो 1s 2s 3s 4s 5s 6s 7s, 2s के बाद 2p, 3s 3p 3d, 4s 4p 4d, 4s 4p 4d और 4f, फिर 5s 5p 5d 5f एंड 5g होगा। तो अब ये देखो 6s 6p 6d 6f 6g और 6h होगा। हमें g तक जाना है। 7s 7p 7d 7f, और आगे भी लिख सकते हैं 7g 7h, फिर 7i भी होगा, 8s 8p 8d, और भी लिखा जा सकता है, हम लिख नहीं रहे। अब जरा एरो बनाना शुरू करो। जब जी तक पहुंच जाना तो रुक जाना। पहुंच गए जी तक? बताओ। तो अब जी तक पहुंच गए तो इनको सबको लिखो, काउंट करो कि कितना होगा। सो दैट इज 1s2 2s2 2p6
3s2 3p6, फिर इसके बाद ये पहली शेल, ये दूसरी शेल, ये तीसरी शेल, फिर फोर्थ शेल में क्या होगा 4s2 3d, 4s के बाद देखो 3d लिखा है 3d10, और फिर इसके बाद क्या लिखेंगे 4p6, और फिर 5s आ जाएगा क्या 5s2, और फिर क्या आएगा 5s के बाद 4d, फिर कितना आएगा 4d10 और 5p6, और 5p6 के बाद क्या आ जाएगा 6s आ जाएगा, तो 6s2, 6s के बाद क्या आएगा क्या 4f, फिर 5d, और फिर उसके बाद क्या आ जाएगा 4f के बाद 5d और 6p 6, और फिर उसके बाद 7s आ जाएगा, तो 7s2, और 7s2 के बाद क्या आया बताओ क्या 5f, और फिर 6d 10 और 7p 6, और फिर क्या 8s आ गया, और फिर 8s के बाद क्या 5g आया, बोलो। अच्छा, अब यहाँ पर देखो कि ये तो मैंने सब लिख दिया, कि कुछ और भी बातें देखो कि यहाँ पे आप ये बताओ कि जब फर्स्ट सेल में इलेक्ट्रॉन गया तो उसे क्या कहेंगे, क्या फर्स्ट पीरियड कहेंगे, तो फर्स्ट सेल में जब 1s में गया फर्स्ट पीरियड स्टार्ट हो गया, ये देखो। और अब देखो कि फिर सेकंड में जाएगा तो सेकंड पीरियड स्टार्ट हो जाएगा, तो 1 में कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं फर्स्ट पीरियड में 1s2 हो गया कि नहीं, बोलो। फर्स्ट में 1s2, और आगे देखो कि अब 1 में ये हो गया, और 2 में देखो सेकंड पीरियड में क्या होगा, यहीं से देखते जाओ, तो क्या 2s2 और 2p6 हुआ, तो क्या इसमें 2 एलिमेंट हैं बताओ, और इसमें 8 एलिमेंट सेकंड वाले में, सेकंड पीरियड में, और थर्ड पीरियड में अब 3s, उसी के आगे लिखता जा रहा हूँ, ये 3s लिखा 3s2 और 3p6, तो बताओ थर्ड वाले में भी क्या 8 एलिमेंट है, पीरियोडिक टेबल तो सामने ध्यान है ना आपको। फोर्थ में देखो, तो फोर्थ में क्या है, अब 4s में गया तो 4 में आ गया ना, तो 4s2 में जाएगा, और 3d में कितना चला जाएगा 10, और फिर उसके बाद फिर किस में जाएगा 4p में जाएगा, तो 4p में 6, तो ये कितने एलिमेंट हो गए, क्या 18 एलिमेंट हो गए, बताइए काउंट करो, एक एक इलेक्ट्रॉन बढ़ता जाएगा, एक एक इलेक्ट्रॉन नहीं आते जाएंगे, उतने एलिमेंट होंगे, बोलिए। कि बताएं एक बार, जैसे ये देखो यहाँ पर, सो ये ऑर्बिटल हो गई, और फिर यहाँ पे ऐसे है कि मान लीजिए ये ऑर्बिटल हो गई, सो 1 2 3 4 और ये, और बाकी बीच की डी किए हुए, ठीक है। अब ये देखो ये डी क्यों, ठीक है, 1 2 3 4 5, और 1 2 3 और 4 5, ये चीज़ हो गई। अब जरा देखो इसका पैसा जमा हो चुका है कि 1 2 आपको याद आ गया 3, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए कि
ये हो गया, फर्स्ट सेकेंड थर्ड और फोर्थ से शुरू होगी, ये ऊपर वाली हटा दो। ये दिस इज ऐसा है, और ये देखो ये चीज़ हमने कर दी। अब देखो ये हाइड्रोजन है, तो क्या इसमें 1s1 है? बताओ। और जो लास्ट वाला है वो उसमें क्या है, 1s2 है क्या? देखो 1s1 और ये 1s2 है, बोलो। अच्छा, अब इसके बाद क्या आएगा, 1s1 1s2, फिर इसके बाद जो इसमें आखिरी वाला सिर्फ देखो, तो आखिरी वाला क्या 2s1 आएगा। सोडियम का आपने देखा था, उसका देखा था, लिथियम का 2s1 आ गया था, फिर 3s1 आ गया। तो आप अपनी बुक की पीरियोडिक टेबल भी निकाल लो, बुक में पीरियोडिक टेबल निकालो। उसमें भी आप देखो क्या आखिरी इलेक्ट्रॉन कहाँ जा रहा है, पेज नंबर देखिए 76। 76 में देख लो, ये 76 में, तो यहाँ पर आपको क्या पता चल रहा है कि यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो किस तरीके से हैं, दीज आर कि ये देखो, तो पेज खोल लिया। तो जब s में जा रहा है आखिरी इलेक्ट्रॉन, तो क्या उसे s ब्लॉक कहेंगे? देखो लिखो, उसमें कहीं लिखा होगा s ब्लॉक, ऊपर नहीं लिखा है तो कोई बात नहीं। और जहाँ लास्ट इलेक्ट्रॉन d में जाएगा, तो अब 3d1 3d2 3d3 3d4 देखो जा रहा है कि नहीं, 3d1 3d2, फिर क्रोमियम और कॉपर का तो खैर अलग होता है, लेकिन d में जब जाए आखिरी इलेक्ट्रॉन तो उसे क्या कहेंगे, और p में चला जाए तो फिर उसके बाद p में भी जाएगा, जैसे 3d के बाद 4p में जाता है कि नहीं। दिखा दें आपको, 3d के बाद देख लो 4p में गया है, बताओ। तो 3d के बाद 4p में गया, तो ये p में सब जाए, p1 p2 p3 p4 p6, तो p में कितने इलेक्ट्रॉन का एकोमोडेशन है, क्या 6 का? तो क्या इसको 6 ग्रुप मिले हैं? d में कितने इलेक्ट्रॉन का अकोमोडेशन है, 10 का, तो इसको 10 मिले हैं, और इसको कितने मिले हैं, 2, और इसको 14 इलेक्ट्रॉन का एकोमोडेशन है, तो 14 पार्टीशन f को किए गए हैं, क्योंकि f1 f2 f3 करके जाएगा। हाउ एवर इसलिए थर्ड जो है थर्ड ग्रुप में ही आता है, लेंथेनियम और एक्टिनियम में। इतनी बात समझ में आ गई आपको? तो अब ये जो चीज़ मैं बता रहा हूँ कि फर्स्ट पीरियड में कितने एलिमेंट होंगे, फर्स्ट पीरियड में आप एलिमेंट्स के नंबर देखो कितने हैं, क्या 2 ही होंगे? ये फर्स्ट पीरियड है, तो फर्स्ट पीरियड में 2 एलिमेंट, तो सेकंड पीरियड में कितने एलिमेंट, 2s1 2s2, फिर क्या आएगा बताओ, 2p1 आएगा कि नहीं, 2p2 2p3 2p4 2p5 और 2p6, तो इसमें भी कितने एलिमेंट हो गए, ये देखो 2p2 से 2p6 कितने हुए, 8 हुए। अब 3 में क्या आएगा बताओ, थर्ड पीरियड में 3s1 3s2, और फिर क्या आ जाएगा, 3p1 3p2 3p3 3p4 3p5 और 3p6, हो गए 8। थर्ड में भी देखो 8 हैं। अच्छा, फोर्थ में ज़्यादा रहेंगे, क्योंकि फोर्थ में होगा क्या, 4s1 भरने के बाद और 4s2 भरने के बाद क्या हो जाएगा, स्कैंडियम आ जाएगा, जिसमें कि 3d में जाने लगेगा, 3d1 3d2 3d3 3d3 आ गया। अब ये 3d4 नहीं लिखा जाएगा, इसे क्या लिखा जाएगा, 4s1 3d5, समझ में आई बात कि नहीं। और फिर इसके बाद 4s2, अब नॉर्मल आ जाएगा, 4s2 और 3d5,
5, फिर एस वाला अपना ले लेगा, फिर 3D5, फिर 3D6, 3D7, 3D8, लेकिन 9 नहीं रहेगा। 9 ना होके क्या हो जाएगा बताओ? 4S1 और 3D10 नहीं हो जाएगा? और फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा? एक और इलेक्ट्रॉन है, फिर एस को अपना मिल जाएगा। तो ये चीज़ है। और इसके आगे चलोगी तो इस तरीके से हमने देखा कि फोर्थ वाले में कितने एलिमेंट हो गए, फिर पी से भरना शुरू हो गया। 4p1, 4p2, 4p3, 4p4, 4p5 और 4p6, ये भर गया। अच्छा, फिफ्थ वाले में देखिए, फिफ्थ में कितना भरेगा। अब उसी के आगे हम बढ़ जाएं तो पता चल जाए कि हाउ इट चेंजेस। तो 4s में सबसे पहले जब इलेक्ट्रॉन गया तो वहां से फोर्थ पीरियड शुरू हो गया। 4s देख रही हैं आप? तो 4 में गया तो फोर्थ हो गया। फिफ्थ में क्या होगा? तो फिफ्थ में 5s में डालना। देखो बहुत आसान है, s के बाद d, 4 के बाद sdp चलता है। sdp चेक कर लो, sdp फोर्थ में क्या चलता है बताओ? sdp चल रहा है कि नहीं? बोलो। फोर D10 और 5p 5p6। अब देखो इतनी बात समझ में आई, क्योंकि 3 पीरियड तक कोई डी में भरता नहीं है। 3 पीरियड तक कोई डी में भरा नहीं। जब 4s भर गया तब 3D भरा, और 4s में भरते ही क्या फोर्थ पीरियड शुरू हो जाएगा? बोलो। तो 4s भरा, फिर 3D भरा, तो इसलिए sdp से चला। कैसे चला? 4s, फिर 3D, फिर 4p। क्यों? क्योंकि 4s वैसे हमारा क्या था, ये देखो 4s और 4p उससे ऊपर आएगा, लेकिन जो पीछे वाली ऑर्बिटल चल रही थी उसका हिसाब किताब अभी पूरा नहीं हो रहा था, तो इनके बीच में इसका d आ गया। तो 3s, 3p और 3d, तो बताओ कैसे कैसे चलेगा? 4s, 3d, 4p। बोलो, बात समझ में आई कि नहीं? बताओ। क्योंकि पीछे का 3D ही नहीं पूरा हो पा रहा था, तो 3D बीच में पड़ गया, तो उसको भी भरना पड़ेगा। तो इस तरीके से ये इसके P हैं, ये। अच्छा, इस तरीके से फिफ्थ में भी चलेगा SDP, हमेशा 5s, 4D, 5p ऐसे चलेगा। देखो जो सबसे बाहर वाली सेल है उसको क्या कहते हैं? क्या उसको अल्टीमेट सेल कहते हैं? बोलो। और उसके अंदर वाली सेल को क्या कहते हैं? क्या पेनल्टीमेट सेल कहते हैं? और उसके अंदर वाली सेल को क्या कहते हैं? क्या सब पेनल्टीमेट सेल कहते हैं? सेल। तो अगर मान लो 4s में भरा, फिर उसके बाद अल्टीमेट के बाद अब आ जाएगा पेनल्टीमेट में। 4s के बाद 3D भरा कि नहीं इसने? बोलो। तो अल्टीमेट के बाद पेनल्टीमेट और फिर से अल्टीमेट, क्योंकि 4p तो अल्टीमेट है। फिर अल्टीमेट, पेनल्टीमेट, अल्टीमेट। ओके, तो क्या इसमें भी 18 इलेक्ट्रॉन हुए? काउंट करो एलिमेंट। अच्छा, सिक्स्थ में कितने हो जाएंगे? क्या 6s के बाद किसको भरता है बताओ? क्या 6s के बाद 4f को भर रहा है? तो 6 में जाने के बाद 6s के बाद वो सब पेनल्टीमेट को भर रहा है, इनर की भी इनर को। 6 में जाने के बाद वो क्या कर रहा है बताओ? जो 6th पीरियड के एलिमेंट हैं वो 6s में करके फिर 4f को भरने लगते हैं।
और 4f को भरने के बाद मतलब सब पेनल्टीमेट को भरने के बाद आप पेनल्टीमेट को भरते हैं, अब 5d को भरते हैं। इसीलिए तो उनको कहते हैं इनर ट्रांजिशन एलिमेंट, क्योंकि वो सिर्फ ट्रांजिट ही नहीं कर रहा है अंदर, बल्कि और अंदर ट्रांजिट कर रहा है। तो इसलिए एफ ऑर्बिटल्स को हमने पहले भी आपको 10th में बताया था, उनको क्या कहते हैं? इनर ट्रांजिशन एलिमेंट। और डी को क्या कहते हैं? ट्रांजिशन एलिमेंट। पहले एस में गया फिर अंदर चला गया, तो ट्रांजिट किया कि नहीं अपनी ऑर्बिट छोड़ के दूसरे में। तो जो डी ऑर्बिटल वाले हैं वो सब ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं। इनका नाम क्या है? ट्रांजिशन एलिमेंट। और जो नीचे एफ वाले आएंगे उनका क्या नाम होगा? वो अंदर के अंदर चला जाता है, अंदर के अंदर चला गया, तो इसलिए उसका नाम पड़ गया इनर ट्रांजिशन एलिमेंट। आपके पीरियोडिक टेबल में भी लिखा है एलिमेंट। अच्छा, तो ये देखो 6 में गया, फिर 4 में गया, फिर 5 में, फिर 6 में, फिर आ गया फिर अल्टीमेट में, क्योंकि पी तो उसकी अपनी ही है। तो यहां तक ये क्या 32 एलिमेंट हो गए? टोटल कर लो, यहां तक ठीक है। अब इसके बाद 7th में क्या करेगा बताओ? 7th पीरियड में क्या 7s भरेगा, फिर 5f भरेगा, फिर 7s 5f और 6d 10 और फिर 7p 6, इतना भरेगा कि नहीं? तो इसमें फिर 32 एलिमेंट। तो ये सब लॉन्ग पीरियड्स होते हैं, वेरी लॉन्ग पीरियड्स, ये मीडियम पीरियड्स होते हैं, ठीक है, ऐसे होता है। ये वेरी शॉर्ट है, ये शॉर्ट है। और इसके बाद 8th में क्या आया बताओ? 8s2 और 5g1 आया क्या? तो जब 8th वाला करेंगे तो 8th में क्या लिख दोगी बताओ? 8s2 और 5g1। तो यहां कितने हो गए? क्या 3 एलिमेंट? 8s2 और 5g1, यही तो बचा था कि नहीं? 8 में गया तो उसके बाद किस में जाएगा? अब g में जाएगा। तो अब सबको टोटल करो, टोटल कितने आने बताओ, पता चल जाएगा कितने हैं। तो यहाँ तक टोटल करने पे 118 तो ऐसे ही होते हैं, हमको मालूम है। पूरी पीरियोडिक टेबल अगर फिल कर दी जाए तो कितने होते हैं? और उसमें 3 और जोड़ दो तो क्या 121? तो इट इज 121। सो दीज एलिमेंट्स आर 121। इसका एटॉमिक नंबर हो गया। जिसे ये चीज न पता हो वो कैसे करे? तो उसके लिए नाउ अब यहां पर कि 118 है तो x को लिखो अनऑक्टियम। क्या लिखोगे? अनऑक्टियम। क्या 118 को कहते हैं? बताओ। अनऑक्टियम, अनिलियम, अनबाइयम, ये चीजें हमने आपको सिखाई है कि नहीं सिखाई हैं? तो अनऑक्टियम हो गए। तो अब 8th ग्रुप है, मतलब ये 7 पूरे हो गए। अब 8th में आओ तो 8s1 और फिर जो है 8 से ये चीज क्या आ गई? G कहाँ से शुरू होता है? 5 से शुरू होता है कि नहीं? F कहाँ से शुरू होता है? 4 से। और G कहाँ से शुरू होता है? 5 से। सो इसलिए एटॉमिक नंबर क्या हो गया? दैट इज 121। ऐसे लिख दोगी तो तुम्हारा आंसर हो जाएगा। समझ में आ गई बात? लेकिन मुझे आपको बताना था पीरियोडिक टेबल के बारे में, इसीलिए मैंने पूरी चीज बताई कि जिससे आपको एक सिस्टमेटिक हेल्प मिल जाए। तो ये हो गया 2.25। देखो क्या कह रहा है कि एन इलेक्ट्रॉन इज इन 3d ऑर्बिटल। तो इसके NL M की वैल्यू बताओ 3d ऑर्बिटल में है। सो इलेक्ट्रॉन अगर 3d ऑर्बिटल में तो क्या क्या वैल्यू हो सकती है? सो इट इज n की वैल्यू बताओ, L की और ML की, ये सारी वैल्यू बताओ। तो n की वैल्यू तो 3 हो गई, d की वैल्यू क्या हुई?
2, लेकिन अब ये डी के किस ऑर्बिटल में है ये तो मुझे नहीं पता, तो ये -2 हो सकती है, -1 हो सकती है, 0 हो सकती है, 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, ये सारी वैल्यू हो सकती है पॉसिबल वैल्यू, है कि नहीं? इसका आंसर देखो पीछे 2.25 यही दिया है। टू पॉइंट 2.25 में दिया है कुछ, एनी वन वैल्यू लिख लो, एनी वन वैल्यू। टू 2.25 हो गया। एन एटम डिड्यूस द नंबर ऑफ प्रोटॉन इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। 2.26 देखो, 2.26। अब इसमें और भी बचे हैं, तो जो बची हुई चीज़ें हैं अब इसको नेक्स्ट में कराएंगे, इसको यहीं तक रखो, अभी चैप्टर पूरा हो जाएगा, आधे घंटे का बाकी है। ओके, थैंक यू।